नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं आगे बात करेंगे चंदौली की, जहां सुदर्शन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया दाखिल। अगली खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां अशोक मसाले के मालिक के बंगले में कार बैक करते समय सिक्योरिटी गार्ड की दबकर मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार थाना परिसर की साफ सफाई में पिछले 1 माह में सकारात्मक पहल कर सुधार लाने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आगामी अलविदा एवं ईद के त्योहार के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। त्योहार रजिस्टर का अवलोकन कर अराजक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, संवेदनशील स्थलों पर ड्यूटी लगाने एवं फुट पेट्रोलिंग करने के संबंध में निर्देशित किया गया। प्रचलित नवनिर्माण कार्य के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। लंबित शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक यथाशीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर जनपद चंदौली से है, जहां नगर निकाय चुनाव के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। पूर्व चेयरमैन सुदर्शन सिंह ने नगर पंचायत चंदौली के अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 4 सेटों में नामांकन भरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीट सामान्य होने पर मैं फिर से नगर के विकास के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आत्मविश्वास से भरे पूर्व चेयरमैन ने कहा कि मुझे कोई टक्कर देने वाला नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूं। तहसील कार्यालय क्या मामला है और किस तरह से क्या करना है? मैं अगर पंचायत चंदौली का रहने वाला हूँ। पूर्व चेयरमैन भी था। जब एक बार सामान्य सीट हुई, मैंने आज तक चेयरमैन हुआ और 10 बरस बाद फिर अवसर मिला है। मैं चंदौली नगर के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। 3 मुद्दों के साथ जाएंगे। आप चेयरमैन रहे और ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जो पिछली बार कार्यकाल में छूट गया, इस बार उसको पूरा करना चाहेंगे? हम लोग पूरा कार्य किए नहीं थे। पूरा कार्य था, हम पूरा कराए, लेकिन बाकी कार्य था उसको जिस वजह से नहीं पूरा हुआ, कोशिश करेंगे कराने का। कोई ऐसा काम जिसका मलाल हो जो नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में, आप करना चाह रहे हैं? यहाँ का पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। चंदौली नगर की व्यवस्था नहीं हो पाई है और न बहुत सड़कें बन पाई हैं। दूसरा, सब अधूरी सड़कें हैं। तमाम सियासी पार्टियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टियां भी हैं। उसमें आप बतौर निर्दल कैसे सेक्रीफाइस? ऐसे मैं पूर्व चेयरमैन था और नगर पंचायत चंदौली में मेरा व्यक्तित्व है। मैं यहाँ की जनता मुझे लाइक पसंद कर रही है, तो कहीं तो लड़ने के लिए तो मैं लड़ा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नवाबगंज में अशोक मसाले के मालिक के बंगले में शनिवार सुबह हादसा हो गया। बंगले में कार बैक करते समय सिक्योरिटी गार्ड की दबकर मौत हो गई। मामले की सूचना पर नवाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं परिजन शव रखकर हंगामा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें मुआवजा देने के साथ ही हादसा करने वाले रसूखदार आरोपी को जेल भेज दिया जाए। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है कि आखिर हादसा कैसे और किससे हुआ। बता दें कि अशोक मसाले के मालिक का नवाबगंज थाना क्षेत्र के मौनी घाट मंदिर के पास बंगला बना हुआ है। बंगले के बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है। शनिवार को कार निकालने के दौरान सिक्योरिटी गार्ड नवाबगंज ख्योरा निवासी आदित्य मिश्रा कार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पास के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद आदित्य को मृत घोषित कर दिया। हादसे में मौत की जानकारी मिलते ही परिवार और इलाके के सैकड़ों लोग पहुंच गए। कार्रवाई की मांग करते हुए शव को नहीं उठने दिया। वहीं एसीपी कर्नलगंज अकमल खान ने बताया कि परिजन मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित परिवार जो भी तहरीर लिख कर देगा, एफआईआर दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे थाना नवाबगंज क्षेत्र की आज़ाद नगर ये जो है एरिया है, यहाँ पर एक घर में आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि एक गार्ड की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। परंतु यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे परिजन भी मौजूद हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका मर्डर किया गया है और इस संबंध में हम सारी चीज़ों को हमने कॉग्निजेंस में लिया है और जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं हम उनको खंगाल रहे हैं और साथ ही साथ हमारी फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। फॉरेंसिक की टीम की मदद से और भी जो भी हमारे पास जो तथ्य हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लेंगे और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कठोरतम कार्रवाई जो भी होगी उसका अमल में लाएंगे।
कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में शनिवार को रायबरेली की दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अब्दुल शाहिद ने किया। उद्घाटन सत्र के संबोधन के दौरान अध्यक्ष श्री शाहिद ने विशेष लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनता को अपने वादों के निस्तारण का ये एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर निस्तारित मामले कहीं और अपील नहीं किए जा सकते हैं। एक बार मामला निस्तारित होने के बाद वहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिन लोगों ने भी फाइनेंस कंपनीज से लोन लिया हुआ है और वो किसी वजह से किसी परेशानी के तहत, किसी तंगी के तहत अगर वो उस धनराशि को ब्याज सहित जमा नहीं करा सके हैं, तो उनको हमने अवसर प्रदान किया है कि वो यहाँ पर सुलह समझौते से उस अपने वादों का निस्तारण करा सकें। और इसमें हमने कंपनी से ये रिक्वेस्ट की है कि उनको ब्याज में और जो जो सुविधाएँ दी जा सकती हैं वो सुविधाएँ दी जाएँ। आपके सशक्त माध्यम से मैं पूरी जनपद रायबरेली की जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि लोक अदालत के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से आप 2 प्रकार के वादों का निस्तारण करा सकते हैं। वो मुकदमे जो न्यायालय में अभी दाखिल नहीं हुए हैं और वो मुकदमे जो न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं। अगर आपके पास किसी भी फाइनेंस कंपनी से मुताल्लिक कोई ऐसा लोन है जिसको आप अदा नहीं कर पा रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के विंठमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डीजे बाजे व बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ 200 से 300 बाइकों से जुलूस निकाला गया और जय भीम जय संविधान के नारे लगाए गए। बाइक रैली विंठमगंज रांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए भारतीय इंटर कॉलेज के विशाल खेल मैदान में एकत्रित हुई, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला और रैली का समापन किया गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर बलिया से है। बड़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। कहा जाता है कि कुछ लोग अपना भाग्य ऊपर से ही लिखा कर आते हैं। जी हां, बेटे के जन्म लेते ही एक पिता अधिकारी बन गया। खबर यूपी के जनपद बलिया से है, जहां गांव जगदेवा निवासी दिनेश मिश्र ने यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 में प्रदेश में 61वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। दिनेश मिश्र का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। गृह जनपद में प्रथम आगमन के दौरान मिश्र का भव्य स्वागत किया गया। दिनेश कुमार मिश्र का पठन पाठन नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ। दिनेश मिश्र ने अपने माता पिता, पत्नी, मित्र, गुरुजनों और अपने अंकल डॉक्टर विजय प्रताप आर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच को भव्य स्वागत करने पर उनका आभार भी जताया। इस कार्यक्रम में शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर RVN पांडे, सुनील पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हिंदू जागरण मंच विशाल भूषण समेत कई लोग मौजूद रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। बेटे ने बलिया ही नहीं, पूरे बलिया का नाम पूरे देश में किया और सारे लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? पहले बताइए। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बेटे की सफलता पर? बहुत खुशी है मेरे को, बहुत मन दिल बहुत खुश हुआ और सभी लोग इतना खुशी मनाने, सब बच्चे को देखने आए हैं। कितना मेहनत की है? बहुत मेहनत की है। मेहनत के बाद आप कितना मेहनत किए हैं अपने बेटे को? पूरा मेहनत का तो फल भगवान दिखा दिए। ठीक है, आगे और इनको भगवान बढ़ाए। ठीक सर एक अपना परिचय दे दीजिए। 2 मिनट आ रहे हैं। मैं आज आपके तो बढ़िया था यहीं नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालदेपुर बलिया में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत। आज आपके विद्यालय से पढ़ाई कर एक छात्र को बड़ी सफलता मिली है, आप स्वागत में भी आए हैं, क्या कहेंगे उस छात्र के लिए? देखिए, किसी भी अध्यापक के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब उसका छात्र समाज जीवन में भी सफल होता है। तो पूरा नागाजी विद्यालय परिवार इस खुशी पर आह्लादित है और भैया को शुभकामना देता है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। पतिदेव ने जो सफलता हासिल की, सफलता जो हासिल की है, और उसमें आपका कितना सहयोग रहा है ये बताइए, और किस तरह से इनकी तैयारी में आपने सहयोग किया, क्या ये सफल हो पाए? सहयोग मेरा यही है कि बस उनके साथ खड़ा रहना है और आगे इसी तरह और खड़ा रहना है
और मैं उनकी सफलता से बहुत खुश हूँ। ये आगे चल के और जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। दो खुशियाँ एक साथ आपको मिली, कैसा महसूस कर रही है ये बताइए। बहुत खुशी महसूस हो रहा है, अब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पति को कि एज ए ऑफिसर आप कैसा काम करें? एज ए ऑफिसर ये ईमानदारी के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना कर्तव्य का पूरा पालन करें, मैं इनको यही संदेश देना चाहूँगी। ठीक। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए बताइए किस तरह से मेरा आप। नाम दिनेश कुमार मिश्रा है जी। और मेरा पूरा एजुकेशन 12वीं तक नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर से हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से NIT हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ सालों तक काम किया। उसके बाद मैं संचार मंत्रालय में कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। उसके साथ साथ मैंने UPPCS और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अभी 2022 UPPCS में मेरा डिप्टी SP पद पे चयन हुआ है रैंक 61 के साथ। कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से तैयारी की कि आपने ये रैंकिंग पा सके आप? ये मेरा इसमें चौथा प्रयास था। इसके पहले मैं 2020 में भी एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। तो लगभग 4 साल मैंने मेहनत की इसके लिए। और अभी फिलहाल अभी UPSC के लिए कर रहा हूँ अभी UPSC। चलिए, आगे क्या टारगेट है आपका? हाँ, आगे का ये है कि इस साल अभी UPSC दे रहे हैं, तो यही टारगेट है कि मतलब कोशिश यही रहे कि IAS हो जाए और बाकी यही। इस प्रकार की सफलता को किसको श्रेय देंगे? इस प्रकार की सफलता मेरे परिवारजन, खासकर से मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ और एक विजय अंकल जी, जो मेरे हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा सहयोग करते रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां पर जिले में धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई गई। आयोजित हुए कार्यक्रम में आदर्श नगर पंचायत हरैया बौद्ध विहार में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। ASP दीपेंद्र चौधरी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित मेले का भ्रमण किया। SDM गुलाब चंद्र, CO शेषमणि उपाध्याय, CO सिटी आलोक प्रसाद ने भी भ्रमण किया। साथ ही साथ बौद्ध विहार परिसर में लगे मेले का भ्रमण कर ड्यूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया। ASP दीपेंद्र चौधरी ने मेले में सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने के लिए सभी को आदेशित भी किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक हरैया शैलेश कुमार सिंह में पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। अंबेडकर जयंती पर छावनी इलाके में बौद्ध विहार हरैया के लिए जुलूस भी निकाला गया। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां पर धार जिले के ग्राम कड़ौद कला में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। धार जिले के कानवन थाने में एक आवेदन कमलेश पाटीदार के परिजन ने दिया, जिसमें ये लिखा गया कि कमलेश पाटीदार नाम का व्यक्ति 23 अप्रैल 2021 गुजरात प्रदेश के बड़ौदा शहर के धीरज हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए गया था। कमलेश पाटीदार के साथ उनका पुत्र अनुराग भी गया था। 2 दिन इलाज कराने के बाद जब अनुराग ने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उसे जवाब मिला कि उसके पिताजी की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस पर अनुराग पाटीदार वापस लौट आया। हालांकि 2021 के समय कोरोना वायरस का कहर चल रहा था। जब उसे मृत घोषित किया गया था तो परिवार वालों ने मान लिया था कि कमलेश पाटीदार की मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कमलेश मार्च 2023 को सरदारपुर विकासखंड के ग्राम बड़वैली में सुबह 7 बजे पहुंचा। इस पर पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है। हालांकि कमलेश की तबीयत ठीक ना होने की वजह से कमलेश अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये ग्राम कड़ौद कला का मामला है। एक कमलेश पाटीदार करके व्यक्ति है, वो वर्ष 2021 में कोरोना का इलाज कराने के लिए धीरज हॉस्पिटल बड़ौदा गया था और उसके बाद वहाँ परिजनों का ये कहना है कि उसे मृत घोषित कर दिया और उसको वापस लौटा दिया था परिजनों को, और परिजन वापस घर आ गए थे। और आज अचानक से पता चला कि वो जिसको मृत घोषित किया गया था अस्पताल वालों ने, वो आज जिंदा वापस लौट के आया है। तो सूचना प्राप्त हुई है, अभी व्यक्ति आया नहीं है, उसे बयान नहीं लिए हैं। यदि कथन देने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर मामला क्या है। अभी जो व्यक्ति आया है उसकी क्या स्थिति, बोलने लायक है या नहीं? अभी हमारे पास नहीं आया है। हम एक बार देखेंगे उसको कि वास्तविकता क्या है, उससे बयान लेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। आपका नाम बताइए। राम सिंह राठौर, थाना प्रभारी कानून। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में बने अर्धबने शस्त्र और उपकरण बरामद कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने चालान कर दिया है। गोवर्धन पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारकर ये सब कुछ बरामद किया है। देवसेरस में चल रही थी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री। जी बताएं सर, गोवर्धन पुलिस को किस तरह की सफलता लगी? और थाना गोवर्धन पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और इससे जुड़े 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम दिगंबर, मुकुट और केशव हैं। मुकुट और केशव भाई हैं तथा दिगंबर उनका चाचा है। इनके पास से 3 पौनियाँ, 1 राइफल, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के पूरे औजार इनके पास से मिले हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि दिगंबर का पूर्व का भी इसी तरह का आपराधिक इतिहास रहा है। ये 2007 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मामले में जेल गया था। ये तीनों अपराधी देवसेरस गांव जो गोवर्धन में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में अन्य तथ्य भी सामने आए हैं, जिसमें खास करके इनसे परचेज करने वाले लोगों का, इनसे लेकर सप्लाई करने वाले लोगों के बारे में भी इनपुट मिली है, जिसको अभी फ़िलहाल शेयर नहीं किया जा सकता। उस पर पुलिस टीम अभी भी काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे और अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध शस्त्र की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ये जो अपराधी पकड़े गए हैं इनके। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां पर एक दैनिक समाचार पत्र के 2 कर्मचारियों को अपने पारिश्रमिक के लिए भटकना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश में जाने माने एक अखबार के कर्मचारी दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। जानकारी के अनुसार राम बिहारी मिश्रा, साथ ही साथ राम कुमार तिवारी, जो कि दिव्यांग हैं, वो अखबार के टेक्निकल विभाग में पेस्टिंग का कार्य करते थे, लेकिन उनको उनके पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता सज्जन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।